नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यांगी ला क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु संरचना, जिसमें हमने कई वैज्ञानिकों के सिद्धांत को पढ़ा था, जैसे जे थॉमसन हुए, रदरफोर्ड, और लास्ट में हमने पढ़ा था बोरबरी का सिद्धांत। बोरबरी के सिद्धांत में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी ही कक्षा में एक स्थिर गति के साथ मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और एक फार्मूला दिया था बोरबरी ने 2n², जिसमें n क्या थी? कक्षा की संख्या थी। कक्षाओं की ये क्या थी? संख्या थी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे पाए गए और इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षाएं। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको ये लेक्चर और इजीली समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो भी ऐसा नहीं है, आज का टॉपिक चेंज है, आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में तो आपको समझ में आ रहा है। एटॉमिक मतलब एटम का नंबर, संख्या, और परमाणु मतलब परमाणु की क्रमांक मतलब संख्या, मतलब परमाणु जो है उसकी संख्या क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज तक पूरे ब्रह्मांड में 118 तत्व पाए गए हैं। ठीक है, कितने? 118 तत्व। तो इन पीरियोडिक टेबल तो आप जानते ही होंगे, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। ये अपने एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित है, एक इनका सीरियल नंबर है, जिसको हम सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक है। तो वह परमाणु क्रमांक आया कहाँ से? कुछ तो आइडिया आया होगा, जैसे कि क्यों हम इसका ये नाम रखें। इसका अगर कोई, जैसे कि हाइड्रोजन 1 है, तो ये हाइड्रोजन 1 क्यों है और क्यों इसका नाम 1 रखा गया, तो कुछ तो रीजन होगा। तो आज हम देखेंगे परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक होता क्या है और क्यों इसका परमाणु क्रमांक किसी अंग तत्व का, जैसे कि हमने दिखाया कि हाइड्रोजन का 1 होता है, Na का 11 होता है, तो Na का 11 होता क्यों है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बताता है परमाणु क्रमांक। क्या बताता है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बता रहा आपका प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम P+ से दर्शाते हैं। तो अब ये बात है कि और आपको पता है कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब अगर कोई परमाणु है, ठीक है, P+- तो यहाँ पे इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और वो बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो और परमाणु क्रमांक जो होता है ये आपका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आता ही होगा कि क्यों ये प्रोटॉनों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। जैसे कि अगर क्लास का 2 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं 2 बच्चे और दोनों सेम है, तो हम किसी के भी नाम से बुला सकते हैं कि क्लास का बच्चा है, बच्ची है। तो यहाँ पे हम क्यों हमेशा इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं? इतना इंसाफ ही हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन को ही लेके चल रहे हैं। प्रोटॉन ऐसा कुछ होगा, कुछ तो रीजन होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है नाभिक में होती है, स्थिर होती है। पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये बहुत ही बेवकूफ है। ये क्या करता है? गति करते करते अगर इसको इलेक्ट्रॉन कम लगते हैं तो क्या करता है? किसी बाहरी, ये क्योंकि बाहर है, अक्सर जो इंसान बाहर है वही किसी और से कांटेक्ट कर सकता है। ये तो बेचारा अंदर नाभिक में है। अब इसको किसी से बात करने के लिए, मान लीजिए एक और यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, P+ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये कहाँ है? नाभिक में है, प्रोटॉन नाभिक में। अगर इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी होगी तो ये यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, और फिर हमने तो पढ़ा है 2n²,
कई कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये तो अपनी कक्षाओं को पार करते करते इनको टाइम लग जाएगा। और ये भी पता है ये तो मूव करते नहीं, अपनी नाभिक में स्थिर होते हैं, ये एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाहरी कक्षा में घूम रहा है, बाहर ही घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, तो किसी को देख लेगा। और देख लिया, अगर इसको समझ में आया तो चलो इनको बुला लेते हैं। पर अगर मान लीजिए बुलाना मुश्किल है और पास में ही है, तो ये उसके पास भी जा सकता है, बुलाएगा भी नहीं, उसके पास चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवारा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरली उसको क्या कहा जाता है? आवारा कण। तो ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको आवारा कण कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। आपको पता होगा आवारा एक टाइप की गाली के रूप में भी लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई ये मतलब इसका कोई अपना वजूद ये नहीं है कि हम अपने ऊपर डिपेंड रहे, हम जो कह रहे हैं वही करें। ये बिना मतलब के कहीं भी घूमता रहता है, या फिर किसी को बुला लेगा या फिर किसी के घर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ये स्थिर नहीं होती है। मान लीजिए हम परमाणु क्रमांक अगर ई से इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बताएं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या खुद ही स्थिर नहीं है। कभी ये अधिक हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी 2 लोग को बुला ले रहा है अपने घर में, कभी 2 लोग के घर पे खुद ही चला जा रहा है, कभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी घर पे भेज दे रहा है, कभी किसी को बुला ले रहा है। तो जब इनकी संख्या खुद ही नहीं सही है तो कैसे ये बताएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? ये तो स्थिर ना, ये सीधा साधा बच्चा है, ये नहीं कहीं घूमता है, अपने घर पे रहता है। तो अगर मान लीजिए घर पे मेहमान आ रहे हैं तो लोग मम्मी किसको पहले बुलाती है? जिनको बारे में पता है वो लड़का, मेरी बेटी अक्सर बेटियों को बुलाया जाता है, बेटी पानी लेके आओ, क्योंकि पता है बेटी घर पे ही होगी, बुलाऊंगी, एक आवाज लगाऊंगी, पानी लेके चली आएगी। पर बेटे अक्सर घर पे नहीं होते, घूमते रहते हैं। तो मम्मी को क्या पता वो इस समय रूम में है भी कि नहीं है, तो बेटी को ही तो आवाज लगाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? स्थिर नहीं होती। इसलिए हम लोग परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या से दर्शाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि N11 Na, ठीक है, सोडियम 11, तो सोडियम में 11 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, 11 क्या इसमें? प्रोटॉनों की संख्या है। तो अगर 11 प्रोटॉनों की संख्या है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 ही होगी। लेकिन ये स्थिर नहीं है, इस वजह से हम लोग हमेशा परमाणु क्रमांक 11 प्रोटॉनों की संख्या से ही देखेंगे। और आपको एक बात बता दें कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, परमाणु क्रमांक जो होता है, उसको हम Z से दर्शाते हैं। मतलब एक सिंबल है Z, जिसको हम अगर Z है तो परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या हमने देखा कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह डिपेंड करता है किसकी संख्या पे? प्रोटॉनों की संख्या पे। और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परमाणु भार। पहले देख लीजिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में हमने क्या देखा कि इसको हम Z से दर्शाते हैं। यह प्रोटॉनों की संख्या पे निर्भर करती है। ये किस पे निर्भर करती है? प्रोटॉनों की संख्या पे। अब हम देखते हैं परमाणु भार। अब हम क्या देखेंगे? परमाणु भार। इसको हम A से दर्शाते हैं। इसका सिंबल क्या है? A है। तो परमाणु भार क्या होता है? आपने इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ाए थे, आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने एक परीक्षण किया था। उस परीक्षण में उन्होंने वो क्या किए थे? सोने की पतली परत लिए थे और उस पर अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किए थे, जिसमें पाए थे कि जो नाभिक होता है, उन्होंने क्या, रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो नाभिक होती है ये प्लस चार्ज होती है और लगभग परमाणु का सारा भार
इस नाभिक पे डिपेंड करता है, मतलब नाभिक में ही सारा भार परमाणु का स्थिर होता है। नाभिक के अलावा इसमें और भाग होते हैं परमाणु के, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही खोखला होता है। जैसे कि उन्होंने जब परीक्षण किया था तो क्या पाया था, किरण यहाँ पे आसानी से आर पार हो जा रही थी, पर यहाँ नाभिक में नहीं हो पा रही थी। तो परमाणु का भार किस पे डिपेंड करता है, उसके नाभिक पे। और एक चीज हमें पता है, नाभिक में कौन होते हैं, इसमें होते हैं भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब इनकी परमाणु की सारी भार यहाँ नाभिक में डिपेंड कर रही है, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो अगर हमको परमाणु भार निकालना हो तो हम किसका वेट करेंगे, किसका वजन करेंगे, परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि अगर हमको परमाणु भार निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या पता चला कि परमाणु भार किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थिर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करती है। क्या देखिए हम, परमाणु भार किसी भी परमाणु में स्थिर नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करती है कौन, परमाणु भार। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या लिए थे, Na लिए थे ना, सोडियम का Na। इसका परमाणु भार क्या होता है आपका, 23 होता है। ठीक है, अब एक चीज तो हम इससे पहले पढ़ चुके, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 11 है इसका। तो 11 अगर है तो 11 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस p कितना निकल गया, 11। और हम पढ़ चुके हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकल गया, 11। क्योंकि अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, एक्स्ट्रा चार्ज तो कुछ लिया नहीं है। अभी तो आराम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं ना घूमने गया ना किसी को घूमने के लिए बुलाया है। तो जब ये आराम कर रहा है तो ये भी बराबर ही होगा इसका वेट, तो ये भी 11 हो गया। तो अब देखिए, अगर हमारा प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप इसका जो परमाणु भार होता है दो ही लोगों पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन क्या था हमारा, 11 निकल गया, इलेक्ट्रॉन 11। अब ये 23 क्या है आपका, 23 में से हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 23 में से हम 11 घटा देंगे। ठीक है, कितना आया, 3 में से 2 गया, 3 में से सॉरी 1 गया, 2 बचा, और आपका यहाँ पे 1 में से 1 गया, 1 बचा। घटाना तो आता ही है ना, 23 में 11 गया, 12 बचा। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या मिल गया, प्रोटॉनों की संख्या मिल गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई और न्यूट्रॉनों की संख्या मिल गई। तो आराम से अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल गई, प्रोटॉन की संख्या हमको पता थी पहले से, न्यूट्रॉन की संख्या भी मिल गई, तो हम परमाणु भार निकाल सकते हैं ना। Na का परमाणु भार सोडियम का कितना हो जाएगा, 11 प्लस 12 बराबर 23। ठीक है, तो हम क्या देखें, परमाणु भार कैसे निकलता है, परमाणु भार किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पे परमाणु भार डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और देखते हैं, जैसे कि आप ले लेते हैं आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है, 18, इसका परमाणु भार होता है 40। ठीक है, अब इससे हम निकाल सकते हैं ना कितने, इसको आप निकालिए, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, अगर 18 है तो प्रोटॉन हो गए आपके 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 18। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 40 में से 18 घटा देंगे, 40 माइनस 18। कितना आ गया, 12। 18 18 12। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा एक, आपको इस तरह से अगर सिंबल दे दिया गया तो हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकाल लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं संभारिक। क्या देखते हैं, संभारिक। जैसे कि आपको नाम भी पता चल रहा है, सम मतलब समान, सम मतलब क्या होता है, समान,
भारिक मतलब भार, मतलब जिनका भार, जिनका वजन सेम हो उसको क्या कहते हैं हम? समभारिक। तो समभारिक क्या है? जिनका वजन सेम हो, जिनका भार समान हो, उनको हम समभारिक कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम से ये 20, इसका वेट कितना है? 40, इसका परमाणु भार कितना है? 40 है, ठीक है। और एक होता है तो आपका आर्गन। क्या होता है? आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन इसका भार भी क्या है? 40 है। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है? अलग अलग है, लेकिन भार क्या है? दोनों का सेम है। तो समभारिक क्या है? जिनका भार समान होता है उनको हम समभारिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है, आप आगे देख सकते हैं, समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। इसमें भी आप समझ सकते हो, जैसे सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो, जिसका क्या हो? स्थान समान हो। स्थान क्या? स्थान हम पहले ही देखे थे, परमाणु क्रमांक क्या है? स्थान ही तो है पीरियोडिक टेबल में कि उनका स्थान क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक। जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का समान स्थान है दो तत्वों का, तो वो क्या हो जाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि कार्बन 6, ठीक है, और कार्बन 6, इनका कार्बन क्या है? ये दोनों कार्बन है, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, से 6 है। तो 6 है मतलब आपका पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह कार्बन दिखाएगा, तो नहीं एक जगह कार्बन अलग है, एक जगह अलग कार्बन है। पर इनका भार क्या है? इसका भार 12 है और इसका भार क्या है? 14 है। मतलब कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। आप क्या देख रहे हैं? इससे पहले हम देखे थे समभारिक में इनका भार समान था, लेकिन समस्थानिक में क्या है? इनका स्थान, ये पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह होंगे। कार्बन पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह है ना, 6 पे ही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये 12 पे है तो कहीं कार्बन पीरियोडिक टेबल में इसका अलग स्थान होगा, इसका अलग स्थान होगा। स्थान तो सेम है, पर इनका भार अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग काम भी करते हैं। जैसे कि आपका कार्बन 14 जो है, ये क्या करता है? ये आयु बताता है। जैसे कि ये किसी भी जीव का आयु बताता है। कार्बन 14 क्या करता है? जीव का आयु, ये क्या बताता है? जीव की, किसी भी जीव की आयु बताता है। और ये क्या बताता है? कार्बन ये किसी चट्टानों की आयु बताता है। कार्बन ये क्या है? किसी भी चट्टानों की आयु बताता है। कार्बन 12 जो आपका है, मतलब इनका परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन ये इनका काम क्या है? अलग अलग है। अगर यहाँ इनका भार, कार्बन 6 का भार यहाँ पे 12 है, तो ये चट्टानों की आयु बता रहा है। अगर कार्बन 6 14 का भार अलग है, 14 है, तो ये जीव की आयु बता रहा है। तो हम क्या देखें कि समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका स्थान सेम होता है लेकिन भार क्या होता है? अलग अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या है? जिनका जिनका क्या हो? स्थान सेम हो लेकिन भार अलग अलग हो। अब अगला देखते हैं हम, और भी इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 1 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 1 3। क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, मतलब इनका क्या है? स्थान तो सेम है, हाइड्रोजन 1 1 1 है, लेकिन इनका ये भार जो है वो 1 2 3 अलग अलग है। तो इनका भार अलग अलग है, तो इनका नाम भी अलग अलग है। जैसे इसका नाम है प्रोटेनियम, इसका है टाइटेनियम, और इसका क्या है? टाइटेनियम। तो सिर्फ इनका भार चेंज होने की वजह से इनका नाम चेंज हो जा रहा है, इनका कार्य से चेंज हो जा रहा है। तो समस्थानिक क्या है? जिनका भार समान हो लेकिन जिनका स्थान समान हो लेकिन भार समान ना हो। अगला हम देखते हैं समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, दो हमको और देखना है। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये तो पता चल गया आपको, अपने से भी गेस कर सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। मतलब जैसे कि अगर दो परमाणु हैं,
अलग अलग उनका परमाणु क्रमांक है, अलग अलग उनका परमाणु भार है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, तो क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे कि सोडियम का ही हम लेते हैं, सोडियम क्या है 11 Na, ठीक है, ये +1 है, ठीक है। और एक देखते हैं मैग्नीशियम 12 Mg +2, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर 11 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ये प्लस है तो ये भी +11, मतलब ये 11 है तो ये भी 11 होगा, लेकिन यहाँ पे +1 है, तो +1 मतलब क्या कि ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे आया है। अगर हमारे पास हम प्लस में हैं तो इसका मतलब हम अपना किसी को पैसे दिए हैं जो हमको बाद में मिलेगा, तो ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 11 - 1, क्योंकि पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, ठीक है। अब देखिए आप मैग्नीशियम 12, तो इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, 12 होंगे ना, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये +2 है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे के आया है, क्योंकि ये तो बेवकूफ है ही, किसी को बुला लेता है, किसी के घर चला जाता है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो -2 कर सकते हैं, तो -2 करेंगे तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान आ रही है ना। तो अगर किसी भी दो तत्वों को परमाणुओं के क्या हो, इलेक्ट्रॉन समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। जैसा आप देख सकते हो नाम से ही पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो सम जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी मतलब संख्या ले लें जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, और सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। आज हम क्या देखे हैं, परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, ये किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे हम P+ से दर्शाते हैं। अगला देखें हम परमाणु भार को हम A से दर्शाते हैं। परमाणु भार डिपेंड करता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पे, ठीक है। फिर देखिए हम समभारिक, जिसका भार समान हो, समस्थानिक जिसका स्थान समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में हम फिर आएंगे तो अगला पढ़ेंगे कक्षा किसे कहते हैं, उपकक्षा, और जिसे हम सबसेल कहते हैं। और उस अभी तक क्या हम देखे थे कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहते हैं और उनका एक क्या वजूद होता है, कैसे वो किसी कक्षा में स्थिर रहते हैं, घूमते रहते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।